नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। और इस वक्त की बड़ी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा है। इस दौरान कृषि सुधार बिल को लेकर के बातचीत की जाएगी और उसका विरोध जो प्रदेश में हुआ, आगे जो नया कानून लाया जाएगा, इन सब को लेकर बात होगी। छत्तीसगढ़ के नए कृषि कानून पर भी चर्चा की जानी है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को मध्य प्रदेश और शनिवार को बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। 7 नवंबर को कांग्रेस के ट्रैक्टर रैली कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम पंजाब समेत दूसरे राज्यों में हुआ है। हम चाहते हैं कि इस रैली में राहुल गांधी शामिल हों और इसके लिए वो छत्तीसगढ़ को 2 दिन का वक्त दें। ट्रैक्टर रैली में राहुल गांधी के शामिल होने की संभावनाओं पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता कभी ट्रैक्टर में बैठे नहीं हैं, अच्छी फोटो आएगी। देखिए, जैसे पंजाब और हरियाणा में हुआ है और जो AICC का मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित होगा। राहुल जी को से हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि 2 दिन का समय हमारे छत्तीसगढ़ के लिए दें। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित करें। वहीं प्याज के दाम बढ़ने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र ने आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन कानून यानी स्टॉक लिमिट खत्म कर दी है, जिसके चलते भविष्य में प्याज की तरह दूसरी चीजों के दाम भी आसमान पर रहेंगे, बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि नए कानून से राज्य सरकार के अधिकार खत्म कर दिए गए। कलेक्टर सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, इसीलिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न कराए जाने की और पुनः संशोधन की बात की है, लेकिन केंद्र ने हमारी बात को नहीं माना। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का यह कहना है कि प्याज के दाम केंद्र के गलत कानून के चलते बढ़े हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अभी तो केवल प्याज के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में दलहन तिलहन का बम्पर स्टॉक रखकर मार्केट में ज्यादा दाम पर बेचा जाएगा। इस पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आमतौर पर यह होता है कि बाजार में कोई भी नई फसल आने से पहले दाम बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में प्याज दूसरे राज्यों से आयात होता है। सियासत के बीच में प्याज 55 से 60 रुपए होलसेल में, जबकि फुटकर में 70 से 90 रुपए तक पहुंच चुका है। व्यापारी कहते हैं कि जब तक प्याज की नई फसल नहीं आएगी तब तक दाम ऐसे ही चढ़ेंगे। जो नेहरू जी ने कानून बनाया था वो कानून इसीलिए था कि आम उपभोक्ता को वाजिब दर पे वो सारी वस्तुएं उपलब्ध हो। अब चूंकि उसको हटा लिया गया है तो फिर कीमतें बढ़ेगी और सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी। एक देश एक बाजार की अगर कल्पना करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उसमें एक दर तय करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी लिख दे तो किसानों में कोई आपत्ति नहीं होगी। कृषि मंत्री जी पहली बार मंत्री नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और उनको संसदीय परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए कि केंद्र के कानून को निष्क्रिय करने का, निष्प्रभावी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में एथेनॉल प्लांट को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार के बीच में श्रेय की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। बीते दिनों पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10,000 करोड़ रुपए के एथेनॉल के निर्माण से छत्तीसगढ़ को लाभ पहुंचने की बात कही। वहीं राज्य सरकार इसे अपना कॉन्सेप्ट बताती है। अब सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों के धान की सरकारी खरीदी के बाद अधिशेष धान को सीधे एथेनॉल संयंत्र को बेचने और जैव ईंधन उत्पादन की अनुमति देने के लिए केंद्र से मांग रखी। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पिछले कुछ वर्षों से धान के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष भी कुल उत्पादन 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा संभावित है। इसमें सरकार ने 85 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि शेष धान को किसान सीधे एथेनॉल प्लांट में बेच सके ताकि उनको सीधा लाभ मिल सके। इधर केंद्र सरकार ने एथेनॉल प्लांट के लिए अनिवार्य कर दिया है कि चावल FCI से खरीदना होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है और अनिवार्यता खत्म करने की मांग की है। किसानों को वाजिब दर मिले, इसके लिए हमने एथेनॉल जो अतिशेष जो धान है उसको हम लोग
इथेनॉल के रूप में प्रयोग करें। लेकिन भारत सरकार ने एक क्लास डाल दिया है कि FCI से ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो हमने प्रधानमंत्री से पत्र लिखा कि ये अनिवार्यता समाप्त किया जाना चाहिए। किसानों का धान तो यूं भी FCI खरीद लेगा और उनको फिर एथेनॉल के लिए धान और चावल की कमी नहीं होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये योजना लागू नहीं है, इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एथेनॉल प्लांट के लिए चावल खरीदने की अनुमति केंद्र सरकार को देना चाहिए। इधर भाजपा ने एथेनॉल प्लांट लगाने को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ 15 क्विंटल धान न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी करती है, बाकी बचे धान को किसान को कम कीमत में बेचना पड़ता है। ऐसे में अब प्लांट लगने से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। साय ने कहा कि राज्य सरकार वाकई किसान हितैषी है तो वो किसान से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करे और खरीदी की राशि एक मुश्त दे। वहीं पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि FCI खाद्य वस्तु के भंडारण करने वाला रेगुलेटिंग एजेंसी है, उसे पूरा अधिकार है कि वो एथेनॉल प्लांट को चावल उपलब्ध कराए। मतलब 30 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल तक पर एकड़ धान पैदा करते हैं। अब उनको बेचने में परेशानी होती थी, इधर उधर बेचते थे। अब इथेनॉल के लिए चावल की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उनका मतलब धान बेचने में उनको कोई चिंता नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी। इस बार का कानून लाए कि जब एथेनॉल बनाने का परमिशन दे दिया है तो अब राज्य की सरकार 20 क्विंटल धान खरीदेगी, इस बात की घोषणा करे। हम ये चाहते हैं सरकार ये घोषणा करे कि नए कानून के अंतर्गत 3 दिन में किसान को पेमेंट करना है। ये सरकार एक साल से पेमेंट नहीं कर रही है। अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों किसानों को फायदा पहुंचाने का दावा तो करती है, फिर दोनों के बीच कई मामले को लेकर गतिरोध के बीच एथेनॉल प्लांट कहीं खटाई में ना पड़ जाए। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। मरवाही उपचुनाव की बात करेंगे। मरवाही उपचुनाव के प्रचार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। दोनों दलों को और उनके बड़े नेताओं को अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए सघन जनसंपर्क करना पड़ रहा है। PCC चीफ मोहन मरकाम, PHE मंत्री रुद्र कुमार, मंत्री कवासी लखमा, मरवाही के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल, विधायक मोहित केरकेट्टा और पेंड्रा ब्लॉक चुनाव प्रभारी गिरीश तिवांगन गांव-गांव पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है। PCC चीफ मोहन मरकाम ने भालू प्रभावित गांव का दौरा भी किया। इस दौरान मरकाम ने गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाए जाने का श्रेय लेते हुए बीजेपी और जोगी परिवार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, नंद कुमार साय सभाएं कर रहे हैं। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि जीत किसकी होगी ये चुनाव नतीजे बताएंगे। इधर मरवाही उपचुनाव को लेकर लोरमी विधायक और JCCJ नेता धर्मजीत सिंह ने मरवाही उपचुनाव पर कई आरोप लगाया कि मंत्रियों की गाड़ियों में पैसे आ रहे हैं, एम्बुलेंस में शराब लाकर बांटी जा रही है। ऐसे में मंत्रियों की गाड़ी और एम्बुलेंस की जांच होनी चाहिए। धर्मजीत सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन की साठगांठ से मरवाही उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग की तैयारी है। उन्होंने चुनाव आयोग को संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष चुनाव की पहल की मांग की। इस पर बीजेपी ने आरोप का समर्थन किया। कांग्रेस का कहना है कि अब JCCJ चुनाव मैदान में तो है नहीं, बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का काम कर रही है। जो 19 सालों तक इस क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं, इस परिवार का विधायक रहे, इस परिवार की जनता को बंधक बना के रखा था और आज यहाँ की जनता खुश है क्योंकि यहाँ की जनता को नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। आज लोग कांग्रेस से यहाँ पर उब गई है और लोगों ने मन बना लिया है बातचीत किए तो कि अब परिवर्तन करेंगे। भारत सरकार जो भी काम कर रही है, जन विरोधी काम कर रही है, किसान विरोधी काम कर रही है, उसका लाभ सीधे सीधे चुनाव में हमारे पार्टी को मिलेगा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उनको मिलेगा। हर मंत्री यहाँ पर लगातार कोई न कोई दिन आते हैं। हमारा ये कहना है कि ये मंत्री यहाँ पर रुपया रख के आते हैं। उनकी गाड़ियों को चेक करना चाहिए चुनाव आयोग को। बूथ कैप्चर करने के लिए भी बहुत बड़े हथकंडे अपनाने की साजिश हो रही है। इसको प्रशासन देखे कि बूथ में जो CRPF के जवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तैनात हों।
भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेता नंद कुमार साय मरवाही दौरे के दौरान अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने एक बार फिर प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया। साय ने कहा कि प्रदेश अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है और ऐसे में प्रदेश को एक आदिवासी नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने कहा आदिवासी वर्ग को अब तक नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला है। 2003 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए साय ने कहा कि तब बड़ी संख्या में आदिवासी नेता जीत कर आए थे, लेकिन उस समय भी आदिवासी नेता को नेतृत्व नहीं दिया। मरवाही चुनाव और जोगी परिवार को लेकर साय ने कहा कांग्रेस ने नकली आदिवासी को प्रदेश का नेतृत्व सौंपा था। मरवाही उपचुनाव में सत्ता पक्ष सीधे सामने है, ऐसे में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन बीजेपी इन चुनौतियों को अवसर में बदलने जा रही। आदिवासी तो बनाया नहीं, वो भी बाद में अभी सारे प्रमाण पत्र निरस्त हो गए हैं। लेकिन ये बात आपका सही है कि जनजाति वर्ग का लीडरशिप भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हरी झंडी दे दी है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस सत्र को लेकर प्रदेश में पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक और खींचतान का माहौल बना। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानून को राज्य में निष्प्रभावी करने के लिए प्रदेश में नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे विधानसभा में पारित कराया जाएगा। उन्होंने नए कानून को लेकर भाजपा के आरोप पर कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से ये पूछना चाहिए कि अपने कानून में समर्थन मूल्य का जिक्र क्यों नहीं किया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा केंद्र की मोदी सरकार के 3 काले कानून छत्तीसगढ़ में लागू होने नहीं देंगे। इधर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कोई भी योजना केंद्रीय कृषि कानून की वजह से प्रभावित नहीं होगी। राज्यपाल महोदया ने 27 और 28 अक्टूबर के स्वीकृति विधानसभा सत्र के लिए उन्होंने दी है। कृषि कानूनों में परिवर्तन जो केंद्र सरकार कर रही है उसको निष्प्रभावी करने के लिए छत्तीसगढ़ में हम अपने किन कानूनों के किन बिंदुओं पे संशोधन करना है उसको प्रस्ताव लेकर के हम विधानसभा में आएंगे, अपना कानून बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो 3 काले कानून लाई है उस कानून को पालन ना करते हुए हम छत्तीसगढ़ में अलग से कानून बनाएंगे। 23 और 28 तारीख को जो विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है उसका कोई औचित्य नहीं है और इसमें राज्यपाल जी को भी विवाद में इन्होंने डाला। और अगर सत्र बुलाना है, अगर हिम्मत है तो 10 दिन का सत्र बुलाओ। अभी तक तो जानकारी नहीं है वो क्या करने वाली है, कौन सा कानून लाने वाली है। मुझे लगता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला कानून होगा, क्योंकि केंद्र के कानून में कोई परिवर्तन कर नहीं सकते। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में हुई रसूखदारों की पार्टी मामले में क्लब संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने अपना जवाब दे दिया है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से भेजे गए 2 नोटिस के 25 दिन बाद जवाब दिया, लेकिन इसे रसूख का दंभ कहें या कानून से खेलने की हिम्मत, बत्रा ने अपने जवाब में कई बड़े झूठ बोले। इस पूरे कांड के जिम्मेदार को बचाने के साथ साथ पुलिस और दूसरी एजेंसी को भी उसने गुमराह करने की फिर कोशिश की। रायपुर के क्वींस क्लब कांड के गुनहगारों को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक हथकंडे रचे जा रहे हैं। इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हरबख्श सिंह बत्रा ने हाउसिंग बोर्ड को जो जवाब दिया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि बत्रा ने अपने जवाब में कई बड़े झूठ बोले हैं। अपने जवाब के जरिए उसने क्वींस क्लब कांड के गुनहगारों को बचाने की भी कोशिश की है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी करने पर हाउसिंग बोर्ड ने स्पष्टीकरण मांगा था। इस पर बत्रा ने जो जवाब भेजा है उसके मुताबिक उसने 27 सितंबर को क्लब में लॉकडाउन के दौरान आधिकारिक तौर पर पार्टी के आयोजन से साफ इनकार किया। जवाब में ये भी लिखा कि क्लब में हुई पार्टी से हम अनजान थे। इसके साथ ही लिखा कि इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने क्वींस क्लब को किसी और को हस्तांतरित नहीं किया है, हम लगातार इसे संचालित कर रहे हैं। क्लब कई साल पुराना हो गया है, इसलिए इसकी मरम्मत के लिए हम कुछ फंड जुटाने की कोशिश कर रहे थे। कंपनी के शेयर होल्डर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन क्लब के दिन प्रतिदिन के कामकाज को देखने के लिए हमने हाल ही में 30 जनवरी को 2 डायरेक्टर चंपालाल जैन और हर्षित सिंघानिया को अपनी कंपनी में शामिल किया है। 27 सितंबर की घटना के बारे में पता चलने के बाद हमने इन दोनों डायरेक्टर से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने भी क्लब में पार्टी या किसी कार्यक्रम की जानकारी से इनकार किया है।
साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने वहां किसी भी पार्टी या कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है। कंपनी ने तथ्य और सबूतों को जाने बगैर चंपालाल जैन और हर्षित सिंघानिया को डायरेक्टर पद से बर्खास्त कर दिया है और उनसे क्लब में दिन प्रतिदिन के संपादित होने वाले कामकाज का अधिकार भी छीन लिया है। ये बोल रहा है कि 30 जनवरी 2020 को इसमें 2 सदस्य और जोड़े हैं, हर्षित सिंघानिया और चंपालाल जैन, वो भी पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं, इससे साफ डिनाई कर रहा है वो जी। लेकिन सर ये तो पूरी तरह से झूठ बोलने वाली बात। हाँ, पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं, इसे परीक्षण कर रहे हैं और उसका जल्दी इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे इसमें। अब क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श बत्रा के इस जवाबी झूठ को समझिए। झूठ नंबर 1, बत्रा ने अपने जवाब में कहा कि न तो उसने और न ही उसकी कंपनी में हालिया जुड़े डायरेक्टर चंपालाल जैन और हर्षित सिंघानिया ने पार्टी कराई और न ही पार्टी की इजाजत दी। तो सवाल ये है कि फिर वहाँ पार्टी हुई कैसे, वहाँ दर्जनों लोग पहुँचे कैसे? अगर उसके किसी डायरेक्टर ने पार्टी की इजाजत नहीं दी तो डायरेक्टर हर्षित सिंघानिया पार्टी की रात क्लब में क्या कर रहे थे, जो पुलिस ने न सिर्फ उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज की बल्कि रात भर थाने में बिठाकर गिरफ्तार भी किया। अगर संचालक की इजाजत नहीं थी तो क्लब के 3 मैनेजर क्या खुद अपनी मर्जी से पार्टी कराने क्लब आ गए थे? FIR में इनका नाम है और ये गिरफ्तार भी हुए। अब ये सफेद झूठ नहीं तो और क्या है? झूठ नंबर 2, अगर क्वींस क्लब का अधिकार किसी को नहीं बेचा गया तो हरबख्श सिंह बत्रा की तरफ से पुलिस और हाउसिंग बोर्ड में जमा कराई गई MOU की कॉपी क्या है, जिसमें 9 करोड़ 11 लाख रुपए की डील की बात की गई है। इस डील पर तो खुद बत्रा और उसकी कंपनी के 5 डायरेक्टर के भी साइन है। अगर दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए चंपालाल जैन और हर्षित सिंघानिया को कंपनी में जोड़ा गया तो उनसे 9 करोड़ 11 लाख रुपए कैसे लिए गए? यानी साफ है कि सौदा कर क्लब के संचालन के अधिकार बेचे गए। झूठ नंबर 3, डायरेक्टर चंपालाल जैन और हर्षित सिंघानिया ने जब पार्टी नहीं कराई और न ही पार्टी की इजाजत दी तो फिर बत्रा उसे अपनी कंपनी के डायरेक्टर पद से निकाल क्यों रहे हैं? क्यों उससे दिन प्रतिदिन संपादित करने वाले काम का अधिकार छीन रहे हैं? मतलब साफ है कि इन दोनों डायरेक्टर ने कुछ गलत काम जरूर किया है, जिससे बचने के लिए अब बत्रा उससे पल्ला झाड़ रहा है। जाहिर है बत्रा अपने जवाब के जरिए गैर कानूनी काम करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहा है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। राजेश राज हमारे साथ में जुड़ गए हमारे सहयोगी। राजेश, साफ तौर पर जो अधिकारी वो भी मानते हैं कि जो जवाब है इसमें कई झूठ हैं, एक नहीं कई स्तर पर भ्रामक जानकारी है, गलत जानकारी। क्या कार्रवाई होगी, कब तक कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल पुनीत, देखिए ये बातें थोड़ी सी इसलिए भी हैरान करने वाली है पुनीत कि जो चीज़ें दुनिया देख रही है, जो चीज़ें पुलिस के FIR में दर्ज हो चुकी है, मीडिया रिपोर्ट्स है, कैमरे पे आरोपी कबूल रहा है और एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जवाब देना। जब आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपको एक लिखित जवाब नोटिस गया है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से और जब आप उसका जवाब इस तरह से सफ़ेद झूठ में देते हैं, आप हौसला देखिए और ये भी देखिए कि कानून का डर है कि नहीं है। इस तरह का जवाब देना मतलब क्या साबित करना चाहते हैं कि कोई भी डर नहीं है, कोई भी भय नहीं है, किसी को भी कुछ बोल देंगे, किसी को भी कुछ कह देंगे और फिर आप ये दलील देंगे कि हमसे इस छोटी सी गलती पे या फिर हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, अपनी वो अपने जवाब में बत्रा कह रहे हैं। तो क्या ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स की पहचान होती है कि आप झूठ बोले? अधिकारी खुद हाउसिंग बोर्ड के मान रहे हैं कि जो जवाब दिया है वो उसमें झूठ है और इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ा हैरान करने वाला मामला है। रसूख का ऐसा भी खेल नहीं होना चाहिए कि आप इतने बड़े स्तर पे झूठ बोल दे। जब पूरी दुनिया देख रही है लॉकडाउन में क्लब खुला तो किसने खोल दिया? आपने जवाब नहीं दिया, आपने अनुमति नहीं दी, आपके नए डायरेक्टर से अनुमति नहीं दी तो क्लब खुला कैसे? आपके मैनेजर कैसे थे वहाँ पे? 3 मैनेजर्स थे, जो खाना बनाने वाले लोग थे, कर्मचारी थे वो थे, एक डायरेक्टर्स तो उस रात भी मौजूद है और एक डायरेक्टर्स का परिवार का आदमी वहाँ पे नमित जैन मौजूद है जिसकी उपस्थिति में ये FIR दर्ज होती है। तो ये इस तरह का जवाब देना ये कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ भी बोल देंगे, बच जाएंगे कार्रवाई से, या फिर हमारा रसूख ऐसा है कि हम बच जाएंगे, ये मानसिकता शो करती है। और हमने अधिकारियों से बातचीत की है, बेहद उन्होंने भी मान लिया है और वो भी पहले से भी जिस जो टाल मटोल का रवैया बत्रा की ओर से अपनाया गया, 2 नोटिस के बाद इस तरह के जवाब दिए गए, कोई संतुष्ट नहीं है अधिकारी से। हमने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी से बात की है, कई स्तरों पर बात की है, उनका कहना था कि जवाब बिल्कुल संतोषजनक नहीं
नहीं है और अब इसमें कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा है। और इसके लिए जल्दी ही फाइल अब जो कार्यपालन अभियंता है उसकी ओर से आयुक्त के पास भेजी जाएगी। हालांकि आयुक्त के पास भी ये जानकारी पहुंच गई है, तो आप यकीन मानिए 1-2 दिन में बड़ी कार्रवाई होगी। एक और भी कार्रवाई हुई है पुनीत, जो आपको बताना चाहेंगे इसके जरिए कि जो पैसे नहीं चुकाए थे 4 साल तक 48 लाख रुपए, वो अब 48 लाख रुपए जमा हो गए। हमने खबर दिखाई, हाउसिंग बोर्ड ने नोटिस भेजा। आज 12 लाख रुपए 1-2 दिन पहले फिर से जमा हुए, 36 लाख रुपए पहले जमा हो चुके थे। तो ये पैसे जमा हो गए हैं और जो पेनाल्टी है 16 लाख रुपए की, 16,28,000 रुपए की, उससे बचने के लिए फिर ये नया दाव खेल रहा है। मतलब इसमें फिर इसने जवाब दिया है, क्लॉज का उल्लेख किया है कि ये पेनाल्टी हम पे नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हाउसिंग बोर्ड उसे भी नहीं छोड़ेगा। अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि पेनाल्टी तो लगेगी क्योंकि 1 साल में पटाना था और स्पष्ट है उस MOU में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है हाउसिंग बोर्ड के बीच में और बत्रा की कंपनी के बीच में कि अगर आप साल भर में नहीं पटाते हैं तो आपको पेनाल्टी लगेगी उसमें, तो वो पेनाल्टी वसूलने पड़ेगी। लेकिन बार बार ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी और तमाम लोगों को देखना पड़ेगा कि इस तरह का हौसला कैसे आ रहा है, कौन प्रश्रय दे रहा है उसे अभी भी, जिसके चलते वो इस तरह का हौसला कर रहा है। और हम भी इस पे लगातार नजर बनाए हुए हैं, कोई भी गलत काम होता है, कोई भी गलत कार्रवाई होती है तो हमारी भी इस पे नजर है और हम चाहेंगे और देखना होगा कि हाउसिंग बोर्ड इतनी बड़ी गलतियां करने पे भी उसे क्या सजा देती है या किस तरह की कार्रवाई करती है। जी चलिए, तो नजर सबकी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सबकी आंखों के सामने है, जिसे अधिकारी जवाब मिलते ही गलत बताते हैं, उस गलत पर एक्शन कब होता है और क्या होता है। शुक्रिया राजेश आपका जानकारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।